So in this video we will be discussing this question. It has been asked in CSIR December 19 of Chemical Sciences. तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि पार्टिकल इन बॉक्स वन डायमेंशनल बॉक्स इज इन ए स्टेट गिवन बाय दिस वेव फंक्शन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव फंक्शन. ठीक है, और उसने पूछा कि द प्रोबेबिलिटी दैट द मेजर्ड एनर्जी इज 4h² by 8ml² इज. तो देखो, जब भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हमें इस फॉर्म में वेव फंक्शन को लेके आना होता है, विच इज C1 φ1 C2 φ2, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दो वेव फंक्शन इसने दिया है. तो ये φ1 क्या होता है, वेव फंक्शन ऑफ स्टेट 1, φ2 होता है वेव फंक्शन ऑफ स्टेट 2. और पार्टिकल इन बॉक्स के लिए वेव फंक्शन होता है √2/L sin n πx/L. n होता है कौन सी स्टेट के अंदर है, तो n की वैल्यू क्या हो सकती है, n की वैल्यू 1 से लेके कुछ भी हो सकती है आगे 1 2 3. ये जो नेचुरल नंबर है इनमें से n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. एनर्जी दी जाती है n²h²/8ml². तो ये दो फॉर्मूले होते हैं पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए. ठीक है, तो अब देखो, पहले हम इस वेव फंक्शन को इस फॉर्म में लेके आते हैं C1 φ2 + C2 φ2. तो इसमें लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, इस √2/L के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे. तो देखो क्या बनेगा, इसको मैं √2/L लिख सकता हूँ, √2/L sin πx/L प्लस वहां पे क्या है 2 × √2/L sin 2πx/L. तो देखो, एक तो ये स्टेट है वेव फंक्शन की जहां पे n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 1 है, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू यहाँ पे 2 है. देखो, वेव फंक्शन होता है √2/L sin n πx/L. ये दो वेव फंक्शन के कॉम्बिनेशन से बना था, हमने इनके अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो ये फॉर्म हमने बना ली C1 φ1 C2 φ2. ठीक है, तो ये तो क्या है पूरा √2/L, ये φ1 है, वेव फंक्शन है हमारा, और ये हमारा पूरा क्या है, इस 2 को छोड़ के, क्योंकि देखो वेव फंक्शन में 2 नहीं होता, वेव फंक्शन में पार्टिकल इन बॉक्स के √2/L sin n πx/L होता है. तो ये हमारा क्या बन गया, वेव फंक्शन सेकंड बन गया. φ1 का मतलब जहाँ पे n की वैल्यू 1 है, φ2 का मीनिंग जहाँ पे n की वैल्यू 2 है. अब हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है कि पार्टिकल की एनर्जी कितनी होगी, 4h²/8ml² होगी. तो देखो, यहाँ पे तो स्टेट में एनर्जी की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या 1, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 2. तो सबसे पहले ध्यान रखना कि जब इस फॉर्म में बनाते हैं तो ये नॉर्मलाइज्ड होनी चाहिए, नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए. नॉर्मलाइज्ड का कैसे हमें पता चलेगा नॉर्मलाइज्ड है या नहीं, ये जो C1 कांस्टेंट आगे लगा है, ये जो C2 कांस्टेंट आगे लगा है, इनके स्क्वायर का सम 1 के इक्वल होना चाहिए. किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए. अगर 1 के इक्वल नहीं है, अगर ये C1² + C2² 1 के इक्वल नहीं है, तो नॉर्मलाइज्ड करने के लिए क्या करेंगे, जो ये सम आएगा इसको हम रूट करेंगे, उल्टा करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे फंक्शन के साथ. तो फंक्शन हमारा नॉर्मलाइज हो जाएगा. नॉर्मलाइज होने के बाद ही आगे क्वेश्चन सही आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा. तो देखो, यहाँ पे C1 क्या है, ये तो हमारा क्या है φ1 है, ये हमारा पूरा क्या है φ2 है. ठीक है, φ1 है, ये क्या है φ2 है. ये वेव फंक्शन फॉर स्टेट 1 है, ये वेव फंक्शन फॉर स्टेट 2 है. तो C1 की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 1, और यहाँ पे C2 की वैल्यू क्या है 2 है. ये तो वेव फंक्शन है दोनों. तो अब देखो, C1² + C2² इक्वल किसके इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर इक्वल 5 आ गया. ठीक है, होना कितना चाहिए था 1. अगर 1 नहीं आया तो क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे, रूट करेंगे, उल्टा करेंगे और रूट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे फंक्शन के साथ. तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया पूरे फंक्शन के साथ. कई बार हम गलती क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि ये √2/L भी C1 का पार्ट है, यहाँ पे हम C2 को मान लेते हैं कि 2 × √2/L, लेकिन ऐसा नहीं है. फंक्शन को छोड़ के जो कांस्टेंट है वो C1 C2 होता है, या √2/L पार्टिकल इन बॉक्स के फंक्शन का पार्ट होता है. ठीक है, तो इसको छोड़ के जो बचेगा वो आपका C1 C2 है. तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया, देखो √5. इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे √2/L sin
1 पाई एक्स अपॉन एल प्लस 2 अपॉन रूट 5 साइन 2 पाई एक्स अपॉन एल, सॉरी यहाँ पे रूट 2 अपॉन एल भी आएगा, रूट 2 अपॉन एल साइन 2 पाई एक्स अपॉन एल। ये हमारा फॉर्म बन गया। कौन सा फॉर्म बन गया? ये बन गया C1 phi1, ये बन गया C2 phi2। ये हमारी फॉर्म बन गई हमारे पास। अब हमें निकालना क्या है कि पार्टिकल की एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 4h² बाई 8ml²। यानी कि अगर हम एनर्जी देखें कितनी दी है, 4h² बाई 8ml², इसको इसके साथ कंपेयर करो, n² h² बाई 8ml²। n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, n² इक्वल 4, n की वैल्यू 2। तो वो पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि पार्टिकल n इज इक्वल टू 2 वाली स्टेट में होगा, पार्टिकल n इज इक्वल टू 2 वाली स्टेट में होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हमेशा ध्यान रखना कि प्रोबेबिलिटी जो होती है P1 स्टेट 1 में होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो C1² के इक्वल होती है, जो प्रोबेबिलिटी होती है स्टेट 2 में होने की वो C2² के इक्वल होती है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि पार्टिकल की एनर्जी 4h² बाई 8ml² होगी, यानी n की वैल्यू 2 होगी, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो n इस स्टेट में है, n इज इक्वल टू 2 किस स्टेट में है, इस स्टेट के अंदर n इज इक्वल टू 2 है, इसका C2 क्या है, 2 अपॉन रूट 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन 2 स्टेट क्या होगी, रूट 2 अपॉन 5 का स्क्वायर। सो P2 यहाँ से किसके इक्वल आ गया, 2 अपॉन रूट 5 का स्क्वायर, यानी कि किसके इक्वल आ गया, 4/5, ये इक्वल आ गया 0.8। सो 0.8 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, सो ये वो पूछ सकता था। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन हमने क्या किया, इसके अंदर कुछ नहीं किया, हमें एक स्टेट दी थी साइज इक्वल टू C1 phi1 प्लस C2 phi2 में हमें कन्वर्ट करना। सबसे पहले हमने इसके अंदर कन्वर्ट किया, लेकिन फिर हमने देखा कि इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद C1 phi1 C2 phi2 के अंदर कन्वर्ट करने के बाद C1 प्लस C2 का स्क्वायर इक्वल 1 होना चाहिए, यानी कि नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए वेव फंक्शन, लेकिन यहाँ पे वो नहीं था। तो हमने क्या किया, इसका उल्टा किया, रूट किया और मल्टीप्लाई कर दिया। तो C1² प्लस C2² की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के। यहाँ देखो 1/√5 का स्क्वायर प्लस 2/√5 का स्क्वायर, देखो 1/√5 का स्क्वायर प्लस 2/√5 का स्क्वायर इक्वल 1 के होगा। ठीक है, तो यहाँ से फंक्शन नॉर्मलाइज्ड हो जाता है ये करने के बाद। तो हमने सबसे पहले फंक्शन नॉर्मलाइज्ड किया। नॉर्मलाइज्ड करने के लिए हमने ध्यान रखा कि यहाँ पे √2 अपॉन एल ये वेव फंक्शन का पार्ट है, इसको छोड़ के जो कांस्टेंट है वो C1 और C2 है, उनके स्क्वायर का सम हमें देखना 1 होना चाहिए। उनका था 5, हमने उल्टा किया, रूट किया और फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया, फंक्शन हो गया हमारा नॉर्मलाइज्ड। अब हमें देखना है कि प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, 4h² अपॉन 8ml² एनर्जी होने की। इसका मीनिंग है n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो n की वैल्यू 2 इस स्टेट में होने की उसने प्रोबेबिलिटी पूछी है। देखो साइन n पाई x अपॉन एल, इसमें n की वैल्यू 1 है, इसमें n की वैल्यू 2 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 स्टेट इक्वल होते हैं C1² नॉर्मलाइज्ड होने के बाद, और प्रोबेबिलिटी इन सेकेंड स्टेट होती है C2²। तो हमें प्रोबेबिलिटी इन सेकेंड स्टेट निकालना था, तो P2 इक्वल होता है C2², 2 अपॉन √5 का स्क्वायर, 4/5 यानी कि 0.8। इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी तरह का क्वेश्चन क्या पूछ सकता है इसी के अंदर, वो कह सकता है कि बताओ दूसरी तरह का क्वेश्चन हो सकता है कि ये आपके पास फंक्शन है, तो बताओ अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट स्टेट, अगर फर्स्ट स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी अगर ये बोल दे कि फर्स्ट स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी P1 इक्वल 0.8 है और P2 इक्वल 0.2 है, तो बताओ एनर्जी क्या होगी।
बताओ एनर्जी क्या होगी इस पार्टिकल की। तो हमें ध्यान रखना है कि किसी भी ऑब्जर्वेबल की एवरेज वैल्यू जो होती है, ऑब्जर्वेबल की एवरेज वैल्यू जो होती है वो इक्वल होती है P1 इंटू एवरेज वैल्यू पहली स्टेट के अंदर प्लस P2 इंटू एवरेज वैल्यू सेकेंड स्टेट के अंदर। अब उसने क्या पूछा, एनर्जी पूछा है क्या होगी। तो हमें पता है देखो P1 का स्क्वायर प्लस ये P1 उसने क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी दी है। तो हम क्या करेंगे, देखो ऑब्जर्वेबल एनर्जी की एवरेज वैल्यू पूछी है, किसकी पूछी है यहाँ पे, एनर्जी की पूछी है। तो एनर्जी की एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। तो P1 कितना दिया हमें 0.8 इंटू पहली स्टेट में एवरेज वैल्यू कितनी होनी चाहिए, पहली स्टेट में n की वैल्यू क्या है 1, तो एनर्जी की एवरेज वैल्यू क्या होगी, n की जगह पे 1 रख दो, 1 स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर प्लस दूसरी स्टेट के अंदर प्रोबेबिलिटी कितनी दी है 0.2 और दूसरी स्टेट के अंदर एवरेज वैल्यू क्या होनी चाहिए एनर्जी की, n की वैल्यू देखो 2 है तो n की जगह पे 2 रख दो, कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। तो इस तरह से भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें निकालना होता है कि एवरेज वैल्यू या तो आपको प्रोबेबिलिटी देके पूछ सकता है, ठीक है, यहाँ पे C1 C2 चेंज करके पूछ सकता है, या फिर जो ये नॉर्मल क्वेश्चन आया था इस तरह से भी पूछ सकता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। So I will be solving all the questions of previous year from quantum chemistry in next few videos. After that we will start some another unit, but first we will cover all the questions of quantum chemistry of previous years of GATE and NET. So be sure to subscribe for similar questions, and I will cover all type of possible questions of quantum chemistry, okay. Since like this question, I will explain all the possibilities of all type of questions. So be sure to subscribe and share. Thank you for cooperation.